आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले आज की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां आज पेश होगा साल 2020-21 का बजट। सुबह 11 बजे संसद में पेश होगा बजट। वित्त मंत्री रखेंगी देश का आर्थिक ब्यौरा। देश को मोदी सरकार के बजट से उम्मीद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि ये आज की सबसे अहम खबर है, बड़ी खबर है, जहां आज 2020-21 का, जी हां, साल 2020-21 का बजट पेश होगा। सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश होगा। वित्त मंत्री रखेंगी देश का आर्थिक ब्यौरा। देश को मोदी सरकार के बजट से उम्मीद है। चलिए अब बात आम बजट की, जिसे आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। बजट को लेकर क्या क्या उम्मीदें लगाई जा रही है, आइए ग्राफिक्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। असेंबल इन इंडिया के तहत विशेष पैकेज का ऐलान आज संभव है। असेंबल इन इंडिया सेक्टर में नौकरी देने वालों के लिए खास टैक्स छूट की भी उम्मीद है। कौशल विकास योजना के तहत रोजगार देने वाली एजेंसियों को सब्सिडी मिल सकती है। महिला रोजगार को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को खास इंसेंटिव मिल सकता है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में बढ़ने के लिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव, फूड प्रोसेसिंग और एग्री उत्पादों के एक्सपोर्ट पर टैक्स छूट भी संभव है। आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की संभावना है। नया टैक्स स्लैब 10% प्रस्ताव की घोषणा संभव है। होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करने की उम्मीद है। 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा 1.5 से बढ़ाकर 2 लाख हो सकती है। फर्टिलाइजर सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में जा सकती है। मनरेगा के लिए आवंटन 60 से 80 हजार करोड़ किया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ाया जा सकता है। 22,000 ग्रामीण हाट बाजारों को इनाम से जोड़ने का ऐलान भी संभव है। फसल बीमा योजना का क्वांटम बढ़ाने का ऐलान मुमकिन है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से किसानों को बड़े, जी हां, किसान से लेकर बड़े उद्योगों को उम्मीदें हैं। युवा भी रोजगार और बेहतर शिक्षा के लिए सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं। साल 2020-21 का बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार की दूसरी पारी के लिए दूसरी बार बजट पेश करने वाली हैं। इससे पहले उन्होंने जुलाई में अंतरिम बजट पेश किया था। एक ओर वित्त मंत्रालय में बजट को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर इस बजट से किसान से लेकर व्यापारी और छात्र से लेकर खिलाड़ी बड़ी आस लगाए हुए हैं। बात सबसे पहले किसान की करें तो पीएम किसान योजना से मिलने वाली 6,000 की रकम का बड़ा लाभ पहुँचा है। इससे किसानों में खुशी की लहर है। इसी वजह से इस बजट को लेकर किसानों की पीएम मोदी से बड़ी उम्मीदें हैं। किसान चाहता है कि बीज और खाद की कम दरों के लिए मोदी सरकार कोई कदम उठाए। वहीं यूपी में गन्ना किसान खेती में लागत को कम करने के लिए सरकार से आस लगाए हुए हैं, जिसमें बिजली की दर सस्ती किए जाना शामिल है। तो चलो आने के लिए थोड़ा बीज या कुछ ऐसा मदद जड़ी है जिम्मेदारों की होना चाहिए। किसानों के बारे में कुछ और सोचे, ताकि कोई बीज का भी, कोई खाद का भी कुछ फायदा हो जाए, तभी किसान उठ सकेगा। वित्त मंत्री जी थे कि वो किसानों के ऊपर ध्यान दें और इस समस्या को प्रदेश सरकार से मिल बैठ के हमारे रेट को सही करें, हमको सब्सिडी उपलब्ध कराएं, खाद पे सब्सिडी और जारी करें, किसानों को बिजली कम रेट पे दें। बात व्यापारी वर्ग में कपड़ा उद्योग की करें तो वैश्विक मंदी की वजह से पिछले 4 साल से कपड़ा उद्योग मंदी की मार झेल रहा है और पहले नंबर से 5वें नंबर पर आ गया है। पड़ोसी देशों से ड्यूटी फ्री आयात ने इस उद्योग पर बुरा असर डाला है। वहीं कच्चे माल के दाम भी 30% बढ़ गए हैं। ऐसे में निर्यात लगातार गिर रहा है। व्यापारी चाहते हैं सरकार निर्यात और आयात नीति को व्यवस्थित करे, साथ ही निर्यात इंसेंटिव बढ़ाए। Export we got stagnated. So here we'll have to look at 2-3 issues. Fundamentally we have 2 structural issues. One is raw material issue, another one is tariff barrier. बात युवाओं की करें तो युवाओं की सबसे बड़ी मांग शिक्षा बजट को बढ़ाने की है, जिससे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और रोजगार परक बनाया जा सके।
पिछले कई सालों से शिक्षा पर जीडीपी का 3% से भी कम खर्च किया जा रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक 6% का है। नए भारत के निर्माण के लिए युवा चाहते हैं कि इसे 10% तक किया जाए। पूरे बजट के हिसाब से 10% तो मिनिमम होना चाहिए एजुकेशन को लेकर। तो इस बार हमारा जो शिक्षा का बजट होगा वो दुगना होना चाहिए, ताकि जॉब क्रिएशन हो पाए, एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, हमारे को जो एक सुविधा एजुकेशन में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो इस बजट को बढ़ाने से जरूर मिलेगी। खेलो इंडिया की पहल के बाद मोदी सरकार से खिलाड़ियों की आस भी बढ़ गई है। खिलाड़ी चाहते हैं कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खिलाड़ियों के रोजगार और बेहतर प्रदर्शन की दिशा में काम करना चाहिए। साथ ही खेल उद्योग की भी सरकार से उम्मीद है कि खेल के सामान पर लग रही जीएसटी को कम किया जाए, जिससे लोग आसानी से खेल के लिए जरूरी सामान की खरीदारी कर सके। बहरहाल इस बार संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। आने वाला वित्तीय वर्ष के लिए वित्त मंत्री के बजट के पिटारे से किस क्षेत्र के लिए क्या सौगात निकलती है, ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गृहिणी हो या कामकाजी, घर की वित्त मंत्री महिलाओं को देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बहुत सारी उम्मीदें हैं। वहीं सूक्ष्म और लघु उद्योग मंदी के असर के बीच वित्त मंत्री से जीएसटी पर राहत की आस लगाए हुए है। केवल पर्यटन का क्षेत्र ही ऐसा है जो राहत की बजाय वित्त मंत्री से सिर्फ बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया कराने की मांग कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली है। इस बजट से हर आम और खास वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन खास तौर पर महिला वर्ग सरकार से बड़ी रियायतों की उम्मीद लगाए बैठा है। गृहिणियां चाहती हैं कि सरकार जरूरी सामानों पर जीएसटी कम करके कीमतों को बढ़ने से रोके। साथ ही बच्चों की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों को प्राइवेट की तरह तैयार करे। वहीं कामकाजी महिलाएं चाहती हैं कि सरकार को महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए कई और कदम उठाने चाहिए। महिला उद्यमियों के लिए बड़े ऋण की सुविधा के साथ उन्हें जीएसटी में भी रिबेट मिले तो बेहतर होगा। चाहेंगे कि इस पर टैक्स जो है, जैसे जीएसटी है और अन्य तरह का जो टैक्स है, उसमें कुछ रिबेट मिले। बजट के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इको पॉकेट फ्रेंडली हो और जो हमारे मतलब मध्यम वर्गीय और जो गरीब जनता है उसको थोड़ा रिलीफ मिले। गवर्नमेंट का जो स्कूल है उसका तो अभी बहुत ही स्थिति खराब है और प्राइवेट स्कूल का इतना ज़्यादा फी है जो छोटे तबके के लोग तो पढ़ा ही नहीं सकते। बात अगर सूक्ष्म और लघु उद्योग की करें तो कई छोटे उद्योग इस वक्त मंदी और मांग की कमी से जूझ रहे हैं। वाराणसी का हथकरघा उद्योग हो या लुधियाना की साइकिल इंडस्ट्री, दोनों की हालत बेहद खराब है। हथकरघा की हालत तो ऐसी है कि काम की कमी और महंगाई की वजह से युवा इससे कतराने लगे हैं। साइकिल इंडस्ट्री भी मांग में 30 से 40% की गिरावट के साथ उत्पादन कर रही है। इसके ऊपर 12% जीएसटी ने उद्यमियों की कमर तोड़कर रख दी है। साइकिल इंडस्ट्री पर 5% करके स्टील इंडस्ट्री पर भी इसका कम किया जाए और जो रिफंड मिलता है उसको समय से दिया जाए। किसी भी देख लो, चाहे वो ऑटो सेक्टर देख लो, चाहे वो मशीनरी सेक्टर देख लो, चाहे वो टेक्सटाइल देख लो, चाहे वो साइकिल इंडस्ट्री देख लो, स्विंग मशीन इंडस्ट्री देख, ये सब सारी जितनी इंडस्ट्रीज हैं ये सब मिनी स्मॉल स्केल में और माइक्रो में चलती हैं। अब अगर माइक्रो और स्मॉल स्केल को आप पुश अप नहीं करोगे तो ये इंडस्ट्री आज और कल बंद होने की है। हमने सरकार को यही कहा था कि आप हमारा जो जीएसटी जब ये लगा रहे हो इसको इतना सरल लगाओ कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पैसा जमा करवाना पड़ जाए, उनको वापस नहीं लेना चाहिए। पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ महंगाई का कोई खास असर नहीं है। पूरे देश में हर मौसम और 365 दिन पर्यटक स्थलों पर पर्यटक मौजूद है। कहीं आस्था तो कहीं सैर सपाटा या फिर विशेष अवसरों पर पर्यटकों की बाहर आ जाने से कारोबार बना रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या पर्यटकों को बेहतर कनेक्टिविटी देने की आती है। एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा बनाएं ताकि कनेक्टिविटी हर टाइम रहे और मेन हमारा काम जो है गाड़ियों का है, तो टैक्सियां भी आएंगी जाएंगी तो रास्ते ठीक होंगे तो ऑब्वियसली टैक्सी अच्छा टाइम पे पहुंचेंगी। फ्लाइट्स फॉर एग्जांपल हफ्ते में 1 दिन जाती है और वो भी जब क्राउड हो, सो आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ वेरी गुड। पानी साफ आएगा तो जाहिर सी बात है कि कीड़े नहीं होंगे तो ताजमहल साफ रहेगा। ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे पर्यटन व्यवसाय को लाभ मिले। सूत्रों की माने तो इस बार का बजट आर्थिक सुस्ती को दूर करने और बैंकिंग सेक्टर को सुधारने पर फोकस हो सकता है। साथ ही सरकार मध्यम वर्ग को कई राहत दे सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अगले साल के बजट के लिए सरकार से सबसे ज्यादा आस टैक्स स्लैब बढ़ाने और जीएसटी कम करने को लेकर है। वहीं उद्योग क्षेत्र की मांग है कि सरकार ऋण सुविधा को बढ़ाए और मुनाफे को व्यवस्थित करे। आम बजट को लेकर बाजार और व्यापारी दोनों बड़े आस लगाए हुए हैं। खासकर दैनिक उपयोग की चीजों पर जीएसटी को लेकर सबकी नजर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर है। यूपी के अयोध्या में लोगों का मानना है कि गैस के दाम कम करने और रसोई की जरूरतों को पूरा करने के साथ थोड़ी बचत अगर बढ़ जाए तो उसका फायदा सरकार की आय और बाजार में रौनक दोनों पर पड़ेगा, क्योंकि जेब में पैसे होंगे तो खरीदार भी होंगे। गैस सस्ती करें, महंगाई ये सब खाने पीने का सब सस्ता करना चाहिए ना, सब महंगा हो रहा है। टैक्स का स्लैब घटाए कि बढ़ाए? बढ़ाए मतलब ऊपर करे जिससे कि टैक्स कम बढ़े। अच्छा, टैक्स कम जाए। दूसरा है महंगाई कम करे। अरे बजट ऐसा निकालना चाहिए जैसे गरीब आदमी हो, मीडियम क्लास हो, सबका सही हो, उनको अपनी खरीदारी करने में उनको एहसास ना हो कि महंगाई आ गई है। हरियाणा के रोहतक में डेयरी उद्योग अब खुद को अब असहाय मान रहा है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि दूध की उचित कीमत न मिलने और राशन की बढ़े कीमतों से व्यापार चलाना मुश्किल हो रहा है। सरकार को चाहिए कि दुधारू पशुओं के राशन पर जीएसटी हटाए या सब्सिडी देकर राहत दे। हमारे को किसी तरह की सहूलियत नहीं दी जाती और राशन अननेसेसरी इतना महंगा मिलता है हमें, और दूध के रेट हमें मिल नहीं पाते। उसमें ये है कि व्यापारी ये चाहता है कि खल के ऊपर जो टैक्स आ रहा है वो नहीं होना चाहिए। हम तभी कर पाएंगे जब दाना चारा जो है भाव में मिलेगा। देश भर में हथकरघा उद्योग को इस बार बजट से बड़ी आस है। ओडिशा के भुवनेश्वर में हथकरघा और मूर्ति उद्योग से जुड़े लोग कहते हैं कि नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर इसी उद्योग पर पड़ा है। सरकार को मार्केटिंग, मुनाफे और ऋण सुविधा की कमी को दूर करना चाहिए। We need to give proper training, implementation of the funds has to be there properly so that मार्केटिंग सबसे बड़ा पहाड़ तरह खड़ा है हमारा सामने। जो प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम में एक साल में एक आदमी को एक जगह मिल जाएगी तो इनको बेचने के लिए भी मालूम हो जाएगी ऐसा किस तरह वो आदमी चाहती है। गुजरात के बड़ोदरा में फूड इंडस्ट्री कई तरह की जीएसटी को एक समान और कम करने को लेकर बजट से आस लगाए हुए है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि कच्चे माल के दामों में कमी करके सरकार इस उद्योग को बड़ी राहत दे सकती है। बस आराम ही आराम है, बस गुजारिश करेंगे कि जीएसटी कम होना चाहिए सरकार से। भाई बेसिक जो चीज है लाइक जो भी बेसिक फूड्स है उसके पे टैक्स नहीं होना चाहिए। बहुत महंगा पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत महंगा हो गया है अभी तो, क्योंकि बिल का जीएसटी के हिसाब से बिल के बिना भी माल आता नहीं है, तो सब ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत महंगा हो गया है। यूपी के कानपुर में चमड़ा उद्योग को केंद्रीय वित्त मंत्री से कोई बड़ी राहत नहीं चाहिए। उद्योग से जुड़े कारोबारी चाहते हैं कि सरकार उनके उद्योग को चलने दे और साथ ही चमड़े की ब्रांडिंग करने के लिए कोई ठोस नीति तैयार करे। सरकार से यही कहना चाहेंगे कि कारोबार दे और आम आदमी को खुश रखे। जब रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके लिए सरकार ने कई बड़ी योजनाएं चलाई हुई हैं और इसका लाभ भी खरीदारों को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद रियल एस्टेट सेक्टर बेहतर स्थिति से दूर है। झारखंड के रांची में इस सेक्टर से जुड़े लोगों का मानना है कि सरकार टैक्स स्लैब बढ़ाए और लोगों की बचत पर ध्यान दे, जिसका रियल एस्टेट कारोबार पर सकारात्मक असर दिख सकता है। जीएसटी में हम लोगों ने सजेशन दिए है कि अभी जीएसटी 5, 12, 18, 28% के स्लैब पे है। हालांकि इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लगातार अंतराल पे सरकार ने किए हैं और 28% से बहुत सारी चीजों को निकाला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की चुनौती इस बार इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि देश की जीडीपी दर पिछले 11 साल के मुकाबले सबसे कम है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार ऐसा बजट पेश करेगी जिसका असर विकास दर पर पड़े, रोजगार, छोटी वस्तुओं पर ब्याज और लघु कुटीर उद्योग के लिए ऋण सुविधा बढ़ाकर सरकार इसमें तेजी ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए इस बार के बजट की राह आसान नहीं है। उनके सामने आर्थिक सुस्ती, गिरती विकास दर और घटती आमदनी में लोगों को राहत देना जैसी कई चुनौतियां हैं। आर्थिक
आर्थिक सर्वे के बाद आम बजट आने में अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में पूरे देश की नजर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर है। हरेक को इस बार बजट से अपने लिए थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे में हरेक के साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए बजट को मुफीद बनाना वित्त मंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पूरी दुनिया में आर्थिक सुस्ती के असर से भारत अछूता नहीं है। ऐसे में अर्थव्यवस्था से जुड़े कई सूचकांक कई सालों के निचले स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है। इसमें 11 सालों में सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद दर 5%, 7 सालों में सबसे कम खपत दर करीब 5.8%, 17 सालों में निवेश दर में 1% की कमी, 5 सालों में उत्पादन का सबसे निचला स्तर 2% और 4 सालों में कृषि विकास दर सबसे कम 2.8% रहने का अनुमान है। पिछले एक साल में महंगाई में लगातार इजाफा हुआ। मौसम के असर और जमाखोरी की वजह से बीच बीच में कई सामानों के दाम बेतहाशा बढ़े। सीपीआई आधारित महंगाई दर आरबीआई के लक्ष्य को पार कर गई। दिसंबर में सीपीआई आधारित महंगाई दर 7.35% दर्ज हुई। रेपो रेट में 6 बार कटौती से नीतिगत ब्याज दर 1.35% घटी। सरकार की सबसे बड़ी चिंता आमदनी घटने और खर्च बढ़ने की है। इस बार राजकोषीय घाटा लक्ष्य से 0.50% बढ़कर 3.80% तक पहुंच सकता है। कर वसूली में भी करीब 2 लाख करोड़ रुपए की कमी आ सकती है। बैंकों की ओर से बांटे गए कर्ज में भी 7.10% की गिरावट आई। मतलब साफ है कि कर्ज लेने और पूंजी खर्च बढ़ाने से अर्थव्यवस्था को कोई बड़ा फायदा होने की उम्मीद कम ही है और इसका असर निजी क्षेत्र में भी दिखाई पड़ सकता है। हालांकि सरकार संरचनात्मक सुधारों के जरिए उद्योगों को प्रोत्साहित करने का काम जारी रख सकती है। भारत में केवल 7% लोग आयकर जमा करते हैं। साल 2018-19 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री ने बताया था कि बिना सैलरी वाले करदाता औसतन 25,753 रुपए टैक्स भरते हैं, जबकि सैलरी कमाने वाले बिना सैलरी वालों से लगभग 3 गुना औसतन 76,306 रुपए टैक्स भरते हैं। इसके साथ ही कई कैटेगरी वाली जीएसटी से भी लोग परेशान हैं और चाहते हैं कि सरकार जरूरी चीजों और उससे जुड़े उद्योगों पर रियायत बरते। ऐसे में इन सब को समेटकर एक बेहतरीन बजट पेश करना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वैसे बजट पेश करने से पहले सरकार मान चुकी है कि देश में आर्थिक मंदी के संकेत हैं। साल 2019-20 की आर्थिक समीक्षा में ये उम्मीद भी जताई गई है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था जल्द ही बाहर भी निकल आएगी। अगले वित्त वर्ष में जीडीपी में 6.5% की दर से वृद्धि का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 का रोड मैप। खत्म होने को है अर्थव्यवस्था का सुस्त काल, लेकिन वित्तीय घाटा बढ़ने से चुनौती रहेगी बरकरार। A copy in Hindi and English of the Economic Survey 2019-20, Volume 1 and Volume 2. आम बजट से ठीक पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 में देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा बताने वाला आर्थिक सर्वे सदन में पेश किया। मोदी सरकार 2 के दूसरे बजट से पहले आर्थिक सर्वे ने अर्थव्यवस्था की मुश्किलों को बताते हुए इससे आगे निकलने के संकेत दिए हैं। सर्वे में साल 2019-20 की जीडीपी वृद्धि दर 5% रहने का अनुमान जताया गया है, लेकिन अगले साल यानी 2020-21 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है, जो मुश्किल हालात से बाहर निकलने का संकेत है। सर्वे में 2019-20 की दूसरी छमाही में औद्योगिक विकास दर में बढ़ोतरी का अनुमान भी जताया गया है। वहीं आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2012 से 18 के बीच देश में 2.62 करोड़ लोगों को नई नौकरी दी गई है। रोजगार संकट के बीच इस दावे को उत्साह बढ़ाने वाला माना जा सकता है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हुई हैं। सर्वे में वित्तीय घाटा बढ़ने का अनुमान जताया गया है, जो सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। तो टैक्स कलेक्शन में कमी के अनुमान से सरकार के खर्च करने की क्षमता पर साल 2020-21 में असर पड़ेगा। वहीं देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम के मुताबिक वित्तीय घाटे में कमी के लिए मंदी की अहम भूमिका है। There has been a slowdown in the Indian economy. Part of it is because of the global
economy itself slowing down. You see here the world, the advanced economies, the emerging economies, and all groups of countries have actually slowed down in 2019 when compared to the averages for 2014 to 2018. In a globalized economy, India has also felt that effect. आर्थिक सर्वे के मुताबिक यूएस ईरान तनाव से रुपये में कमजोरी आ सकती है, तो खाड़ी देशों में तनाव के कारण पेट्रोलियम सब्सिडी पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है। कांग्रेस का आरोप है कि न्यू इंडिया में नया है क्या? तो यही तो नया इंडिया की बात कही जा रही है, और नया इंडिया में कुछ नया नहीं दिखाए जा रहे हैं। फिर ग्लोबल हवाला देकर, ग्लोबल स्लोडाउन का हवाला देकर ये आज अपने नाकामी को अगर किसी ने छुपाने चाहेगा तो हिंदुस्तान के लोग उसको नहीं मानेंगे। बहरहाल सरकार की तरफ से स्लोडाउन को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन सवाल है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। हालांकि आर्थिक सर्वे में रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी लाकर रोजगार बढ़ोतरी की सलाह दी गई है, तो फूड सब्सिडी में कमी और किसान कर्ज माफी के फैसले पर रोक लगाने की नसीहत भी दी गई है। ये तो हुई आर्थिक सर्वे की बात, लेकिन इंतजार होगा 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट का, जिससे अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की नीतियों का खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अहम खबर आपको बता दें, जहां रांची में 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने 3 लोगों की हत्या की है। बता दें कि पत्नी, बेटा और बेटी की इसने हत्या की। स्पेशल ब्रांच में तैनात है ये पुलिसकर्मी। शराब के नशे में परिवार की इसने हत्या की है, ऐसा माना जा रहा है। आरोपी पुलिसकर्मी रिम्स में भर्ती है। बड़ी खबर रांची से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिसकर्मी ने अपने ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी, जिसके बाद लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है। बता दें कि इस पुलिसकर्मी ने पत्नी, बेटा और बेटी की हत्या की है। राजधानी रांची में आज एक हृदय विदारक घटना घटी है। राजधानी रांची के परियातू इलाके के बड़गाई इलाके में आज जो कहा जाए तो 3 घर के एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी जाती है, और हत्यारा उनका बाप ही निकलता है, जो स्पेशल ब्रांच में पुलिसकर्मी में तैनात हैं। और फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे कि इसी घर में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें एक बच्चे और एक बच्ची की हत्या करने के बाद अपनी पत्नी की भी हत्या कर फिलहाल खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद उसे रिम्स में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि विगत 2 साल से वो इसी कमरे में रह रहे थे और यहाँ पर जॉब करते थे। अचानक उनके परिजनों को पता चला और वो यहाँ पहुँचे, जिसके बाद हत्या की ये गुत्थी सामने आई। हमारे बने रहिए, क्योंकि आगे आपको हम दिखाएंगे खबर खटाखट।